हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका उदित फार्मेसी। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टॉप 20 क्वेश्चन का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन का पार्ट 2 जान रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में यानी अपने डिटेल में हमने सॉल्यूशन देखा, उसी तरह इस वीडियो में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। और इतना ही देखो, जितना ये पार्ट 1 पार्ट 10 तक आएगा, जिसमें इतना कर लोगे तो गारंटी के साथ आप पास हो जाओगे। लेकिन मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लोगे और वहां पर कहते सर आप तो फेल हो गए। जितना कहा जा रहा है उतना अगर फॉलो करोगे अच्छे तरीके से, सर आसानी से आप पास हो सकते हो। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत टाइम बचा हो आपके पास, आसानी से और अच्छे तरीके से आप ध्यान से पढ़िए। जहां ये मैंडेटरी में देखो, मैं क्लियरली टू बी फ्रैंक कहता हूं कि जरूरी नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ो। जहां आपको अच्छे तरीके से समझ में आता हो वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, पूछ रहा है कि हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन लिखे और साथ में आपको कह रहा है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। देखो, जब भी आपका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दो चीजों का कनेक्शन पूछा जाएगा। यानी यहाँ पे पूछा गया कि क्लासिफिकेशन क्या हॉस्पिटल, और दूसरी बात यहाँ पे पूछा गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट काम करता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को डिफाइन करना है। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि आपको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल से स्टार्ट करते हैं। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल से स्टार्ट करते हैं। नहीं, यहां से आपको स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक तरह का संस्था है जिसमें आपको बात करें 24 घंटा 7 दिन वो सारे सुविधा जो पेशेंट के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। उसी को हम लोग हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि आप सही तरीके से दवाई दे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखें। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉस्पिटल डिफाइन करना है। हॉस्पिटल क्या? हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट हैविंग नंबर ऑफ डॉक्टर। हॉस्पिटल क्या है? एक तरह का संस्था है जिसके अंतर्गत बहुत सारे डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ इक्विपमेंट, जिसमें आपका डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ इक्विपमेंट उसमें रहते हैं। किस लिए? ताकि टू प्रोवाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विस टू पेशेंट। इसलिए ताकि आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कह सकते हैं टू बी प्रोफेशनल, आपको सर्विस दे पाए। किसमें? हॉस्पिटल में पेशेंट को। यानी कह सकते हो हॉस्पिटल एक तरह का संस्था है जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से रहते हैं और उसमें हेल्थ केयर इक्विपमेंट रहते हैं, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग प्रोफेशनल सर्विस दे सके। किसे? फार्मासिस्ट को, नहीं पेशेंट को। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है हॉस्पिटल, कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल वर्ड ड्राइव फ्रॉम लेटिन, जिसको कहते हैं हॉस्पोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है होस्ट या फिर गेस्ट या फिर हॉस्टल। यानी कुछ लोग का कहना है, यानी कह सकते हो कि जो हॉस्पिटल का वर्ड है वो हमारे लेटिन वर्ड से डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है गेस्ट या फिर होटल। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले हॉस्पिटल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप अपना जो है क्लासिफिकेशन को फिर डिफाइन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो 4 तरह का टोटल हमारे पास क्लासिफिकेशन। पहला आता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, फिर आएगा हमारे पास बेस्ड ऑफ ऑनरशिप, फिर आएगा आपका बेड ऑफ कैपेसिटी, फिर आएगा हमारे पास बेस्ड ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन चारों को चाहे आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप ऐसे ऐसे और ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर आपको नंबर 1 नंबर 2, देखो ज्यादातर रिप्रेजेंट इस तरह ही अच्छा लगता है। इसके अगर हम लोग देखें, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इसमें भी हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इसमें 4 तरह के 5 तरीके के होते हैं। तो आप यहाँ पे ही एक पेज में पूरा क्लासिफिकेशन में लिख देना। उसके बाद आप एक एक करके आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आता है सबसे पहले जनरल हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहां पे एक ही छत के नीचे बहुत सारे चीजों का सर्विस प्रोवाइड करें। यानी कह सकते हो कि एक तो लंबा बेड होगा, दूसरी बात ये चीज हो जाएगा उसमें आपको पैथोलॉजी भी मिलेगा, रेडियोलॉजी भी मिलेगा, सारे के सारे चीज वहां से जो मिलेगा उसको हम लोग जनरल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे एम्स ले लीजिए, केजीएम ले लीजिए, जीएसबीएम लखनऊ कानपुर ले लीजिए, ये सारे के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, यानी एक ही हॉस्पिटल में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल हॉस्पिटल। फिर आता है हमारे पास स्पेशल हॉस्पिटल। देखो, स्पेशल हॉस्पिटल हम लोग उसे कहते हैं जो कि एक स्पेशल तरीका या फिर स्पेशल कंडीशन को ही ट्रीटमेंट करता है। जैसे ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का होगा, दूसरा अगर बात करें मेटर्निटी यानी कह सकते हो जो प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी से जो रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे होगा। यानी स्पेशल टाइप का जो हॉस्पिटल है उसे हम लोग स्पेशल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी कटक,
ये क्या है, एक तरह का हॉस्पिटल है, यानी कह सकते हैं, देखो हॉस्पिटल में आपको क्लास में जब लिखो एग्जाम्पल जरूर लिखना। फिर आता टीचिंग कम हॉस्पिटल। टीचिंग कम हॉस्पिटल मेनली हम लोग उसे कहते हैं जो मेडिकल कॉलेज हुआ करता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज है या आसपास के जो भी आपका मेडिकल कॉलेज है वो हमारे पास क्या एग्जांपल है, टीचिंग का हॉस्पिटल। यानी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में 3 तरह का हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल। एक बार साथ में बोलना आप लोग, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल एंड टीचिंग कम हॉस्पिटल। इसका कमेंट में बताना मुझे इसको। देखो दोनों तरह कम्युनिकेशन होगी तभी अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे, अदरवाइज अच्छे से हम लोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आप नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत है, फिर आप पास नहीं हो पाओगे। तो ये जो मैंने 3 कैटेगरी लिखा इसको आप लिखो कमेंट में। चलिए नेक्स्ट आता बेस्ड ऑफ ऑनरशिप। बेस्ड ऑन ऑनरशिप का मतलब बात करें तो ये हमारे 3 तरह का होता है। एक हमारे पास सेंट्रल, एक होता है स्टेट, एक होता है हमारे पास प्राइवेट। पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो ऐसा हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलता हो। जैसे कि अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी अगर किसी स्टेट में भी प्रेजेंट है वो तो सेंट्रल का पैसा आता है। देखो अगर हम लोग सिस्टम देखें इंडियन में तो 2 तरह की चीजें चलती है। एक होता सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वो पूरे स्टेट पे अप्लाई होता है, एक होता स्टेट गवर्नमेंट यानी सिर्फ वो स्टेट पे ही अप्लाई होता है। अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि अगर बात करें रेलवे है सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी चीजें, पोस्ट ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखते तो उसका डीमेरिट क्या था? डीमेरिट ये चीज होता कि मान लो बिहार में घुसा, बिहार वाले कहेंगे भाई साहब घुसने तब तक हम नहीं देंगे जब तक तुम इसका फीस नहीं दोगे। फिर बंगाल वाला कहेगा जब तक तुम घुसने नहीं देंगे जब तक तुम्हें इस चीज का फीस नहीं दो। इस तरह से आपस में भी चीजें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में अगर मान लो लड़ाई होगी तो उसमें क्या कहेगा, भाई तुम्हारा ट्रेन हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं ऐसा चीज जहाँ पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग होती है उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे आर्मी हॉस्पिटल हो गया, बीएचयू हो गया, रेलवे हॉस्पिटल हो गया, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब आता है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब ऐसा हॉस्पिटल, दिस हॉस्पिटल आर अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये हॉस्पिटल किसके, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है। द फंड एंड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड बाय पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फंड या फिर रिसोर्सेज किसके द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये केजीएमयू लखनऊ है, जीएसपीएम आगरा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीएससी है, पीएससी है, ये सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे इंडिविजुअल, सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा या रिलीजियस ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है उसको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, या फिर आप लोग जो खुद से चलाते हैं उसको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। यानी हमने ऑनरशिप के बेस्ड में भी देखा तो 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। पहला क्या हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जानते हैं बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी में देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास 3 कैटेगरी है। पहला हमारे पास लार्ज बेड, ऐसा हॉस्पिटल जहां पे 300 से ज्यादा प्रेजेंट हो बेड कैपेसिटी, उसको हम लोग लार्ज हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। फिर आता मीडियम हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 100 से लेकर 300 के बीच में जो हॉस्पिटल की बेड की कैपेसिटी होगी उसको हम लोग मीडियम हॉस्पिटल, जैसे आर्मी हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये आपका क्या है, अगर हम लोग बात करें ये हमारा मीडियम हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारे पास स्मॉल साइज हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहां पे आपको 100 बेड तक रहे उसको हम लोग स्मॉल साइज हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर आता है हमारे पास, अगर हम लोग देखे तो बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आप लोग देखे होंगे आयुर्वेदा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वही हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आपका अलग अलग हॉस्पिटल। जैसे पहला अगर देखा जाए एलोपैथिक हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे मॉडर्न दवाई या तो फिर कह लीजिए एलोपैथिक चीजें चलती है उसी को हम लोग एलोपैथिक हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे केजीएम लखनऊ है, एम्स है, एसजीपीआई लखनऊ है, ये सारे क्या है हमारे एलोपैथिक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारे पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहां पे आपका आयुर्वेदिक फ्लो ट्रीटमेंट होगा उसको हम लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहेंगे। देखो ये जो हॉस्पिटल लिखा है ये अपने इलाके का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें फिर आता है होम्योपैथिक हॉस्पिटल। होम्योपैथिक हॉस्पिटल के बारे में बात करें, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलता हो, जैसे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ है। फिर आता है यूनानी। यूनानी में मतलब कह सकते हैं ऐसा ट्रीटमेंट जहाँ पे हमारे यूनानी मेडिसिन सिस्टम चलता हो, जैसे कि देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज है, ये सारे क्या है हमारे मेडिकल कॉलेज का एग्जाम है। आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब लिखेंगे फिर आता है नेक्स्ट, इसी में पूछा गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, क्या कह रहा, हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन विद इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है, एक तरह का लाइसेंस हेल्थ केयर फार्मासिस्ट है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दवाई को किस तरह से हम लोग सेफ यूज कर सकें और हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। दे वर्क एज अ पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम थ्रू द प्रॉपर ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट। यानी इस तरह से क्या करते हैं, एक तरह का मल्टी डिस्पेंसनरी है। डिस्पेंसनरी मतलब कह सकते हैं कि आपको ऐसा चीज इसमें कई मेडिकल स्टाफ काम करते हैं। आप देखोगे जब डिस्ट्रीब्यूशन का काम आएगा या डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें अकेले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता फार्मेसी, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, आपका नर्सिंग में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड रिव्यू एंड एग्जीक्यूटिव फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को आपको अच्छे तरीके से देखना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को फिजिशियन का, उसके बाद ही आपको दवाई देनी चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वो एजुकेट करे अदर हेल्थ प्रोफेशनल को, यानी अदर हेल्थ केयर जो स्टाफ है उसको, और किस तरह से मेडिसिन हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर पाए उनके बारे में आपको बताना चाहिए। फिर आता है इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड रिगार्डिंग ड्रग थेरेपी, यानी ड्रग से रिलेटेड जो पॉलिसी है या चीजें हैं उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी किस तरह से उसका यूजेस को आप बढ़ा सकते हैं, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर आता है पार्टिसिपेट, रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रिसर्च यानी कह सकते हैं वो रिसर्च चीजें जैसे कि आपने कोई दवा है उसका ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, उन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, आपको प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरह से आप क्लिनिकल ट्रायल को सही तरीके से करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है, एक तरह कह सकते हैं जो मेडिसिन आता है थर्ड फेज के बाद फोर्थ फेज चलता रहता है, उसको सही तरीके से देखभाल करने का जिम्मेदारी रहता है। फिर आता है जो मेडिकल रिकॉर्ड है, बहुत सारे दवाई है जैसे नार्कोटिक आता है, शेड्यूल H1 आता है, वो क्या 3 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपकी जिम्मेदारी करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आता है जो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको देखते रहना चाहिए, और कोई भी उससे रिलेटेड चीजें हो तो उसके जो अथॉरिटी है यानी उसके जो ऑफिस बने हुए हैं उसको आपको कंप्लेन करना चाहिए। ये सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी पहला क्या है, फार्मासिस्ट को अच्छे से फिजिशियन और सही तरीके से जो लिखता है प्रिस्क्रिप्शन उसको देखना चाहिए। दूसरा है आपका कि हेल्थ केयर स्टाफ को अच्छे से नॉलेज देना चाहिए और सही तरीके से मेडिसिन यूज कर पाए उनके बारे में पता चाहिए। फिर जो पॉलिसी है ड्रग से रिलेटेड जैसे पीटीसी कमेटी में, ये आपको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, किसका, फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल करेंगे उसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन रखना चाहिए, और ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उसको देखभाल करना चाहिए, और उससे जो रिलेटेड अथॉरिटी है उनको कंप्लेन करना चाहिए। इसी तरह अब तक अगर नहीं जुड़े हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, डिटेल फिल करना, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है एक्सप्लेन। देखो इसका जो पीडीएफ है आपको ऐप में ही मिलेगा, यहाँ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको यूट्यूब पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन फंक्शन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इसमें देखो अलग अलग पॉइंट को आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। व्हाट डू मीन द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या है, एक तरह का कमेटी है जो मेनली नोस्कोमियल इन्फेक्शन यानी कह सकते हो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैलता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, उसको रोकने के लिए ये कमेटी बनाया था। देखो हॉस्पिटल में कुछ चले या ना चले, देखना कि कई बार पोछा चलते रहता है, झाड़ू पोछा उसमें कंटिन्यू चलते रहता है। अब देखते हैं इसको जानते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है क्या। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी या फिर कह लीजिए इन्फेक्शन कंट्रोल इज अ प्रोसेस बाय विच हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल स्टाफ। कह रहा है कि इन्फेक्शन जो है कंट्रोल एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको डेवलपमेंट करते हैं, और उससे जो पॉलिसी है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो है इन्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम लोग हॉस्पिटल और हॉस्पिटल स्टाफ में रोक सके। इन्फेक्शन स्प्रेड इन हॉस्पिटल कॉल्ड नोस्कोमियल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल में फैलता है उसको हम लोग नोस्कोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, और ये जो हमारे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी एक तरह का कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से इस इन्फेक्शन को रोका जाए और इस इन्फेक्शन को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सके। द मेन फंक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन
मतलब कह सकते हैं मेन फंक्शन इसका यही चीज़ है कि हम जो है इन्फेक्शन जो नोस्कोमियल है उसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर पाए। द मीटिंग ऑफ इन्फेक्शन कमेटी मस्ट नॉट बी लेस देन 1 मंथ, मतलब कह सकते हैं 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आपको इन्फेक्शन कमेटी का मीटिंग होना चाहिए। जैसे कि पीटीसी कमेटी के बारे में बात करें, एक कमेटी होता है जो 6 बार कम से कम साल में होना चाहिए। उसी तरह इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट जरूर डिस्क्राइब करना कि यहाँ पे मैं कम से कम आपको 1 महीने से कम में इसका मीटिंग होना चाहिए। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, सबसे पहले रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन पेशेंट एंड अदर स्टाफ हॉस्पिटल। इसमें क्या है, आपको इन्फेक्शन जो है पेशेंट में उसको घटाता है और अदर स्टाफ के घटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट गाइडलाइन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या करता है, आपको फॉर्मुलेट करना चाहिए या फिर कुछ ऐसा गाइडलाइन बनाना चाहिए जिससे हम लोग अच्छे तरीके से इस इन्फेक्शन को रोक सके। इसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेट करेंगे और हेल्थ केयर को, जिससे एजुकेशन करने से वो देखो एजुकेटेड करेंगे तो आसानी से अपनी चीज़ों भी वो रख सकता है। इंश्योर करेंगे कि मॉनिटर करेंगे, यानी कह सकते जो हमने चीज़ें किया वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। फिर हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाएंगे कि हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि ये चीज़ें सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रिवेंट रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक यानी कह सकते हो इन्फेक्शन में कैसे आता है, इन्फेक्शन में इस तरह से आता है, आप अगर जाहिर सी बात पहले दिन ही जब फ्लोर साफ करते हो उसमें एंटीबायोटिक यानी कह सकते हो जो एंटीमाइक्रोबियल है उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दिया। अब धीरे धीरे क्या करेगा, वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगा, यानी उस चीज़ को रोकने के लिए भी ये हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो कंपोजिशन में क्या आता है। सबसे पहले देखो इसमें इन्फेक्शन में जो ऑफिसर रहता है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहता है। इन्फेक्शन सेक्रेटरी के बारे में बात करें वो चीफ नर्सिंग ऑफिसर रहता है। और हर डिपार्टमेंट में एक एक करके इसमें हम लोग ले लेते हैं। एक बात बताओ, डिपार्टमेंट रिलेशन से ये चीज़ फायदा हो जाता है कि उस डिपार्टमेंट में सही तरीके से सफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसे कह सकता है जो सफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन एंड एक्टिविटी। फंक्शन क्या है और एक्टिविटी क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। डेवलप सर्विलेंस सिस्टम टू आइडेंटिफाई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब इसका फंक्शन और एक्टिविटी ये चीज हो जाता है कि इस कमेटी का यही जिम्मेदार रहता है कि ऐसा चीज हम लोग इसमें डेवलप करें कि ये सही तरीके से इन्फेक्शन को रोका जाए और हेल्थ केयर स्टाफ भी अच्छे तरीके से काम पर। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर इन्वायरमेंट सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एयर वाटर एंड सरफेस ओटीसी आईसीयू एंड हाई अदर रिस्क। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि हॉस्पिटल को सही तरीके से ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। मॉनिटर ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं पूरा और डिसइंफेक्शन जो है हॉस्पिटल को पूरा प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उसमें इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट क्या करते हैं, टेक मेजर प्रिवेंट कम्युनिटी इन्फेक्शन विद इन द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर स्टाफ। हम लोग क्या करते हैं कि जो कम्युनिटी से हेल्थ केयर स्टाफ से जो मान लो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको रोकते हैं। With the help of Biomedical Waste Department Infection Control Committee, monitor waste segregation and hospital disposal system। हम लोग क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का यूज करके इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो है इसको कंट्रोल में लाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रेगुलर ऑडिट फॉर डिटेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। यानी ये रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को देखता है कि जो इन्फेक्शन किस तरह से हम लोग रोका जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट ये चीज़ आता है फंक्शन की, जितने भी स्टाफ है उसको हम लोग वैक्सीनेटेड करेंगे। फिर अगर बात करें रेगुलर चेक करेंगे कि कोई स्टाफ या फिर कोई स्टूडेंट है वो एंटीबायोटिक से या फिर एंटीबॉडी जो है यानी कैसे तो वैक्सीनेट हम लोग उससे करेंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिस सही तरीके से वो चीज़ों को इन्फेक्शन को रोक सके, जैसे ग्लव्स रख के। अब बताओ एक ही इंजेक्शन बार बार 2 से 4 लोगों को दे देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, HIV फैल सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। डेवलप एंटीबायोटिक पॉलिसी एंड रिमेडियल मेजर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंड सस्टेन डिटेक्शन। हम लोग एंटीबायोटिक जो है सही तरीके से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ना कर दे उसको रोकने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अपडेट द मैनुअल ऑफ इन्फेक्शन एंड अपडेट द प्रोसीजर फॉर टाइम टू टाइम। यानी हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे ताकि वो हमारे सही तरीके से चल पाए। अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करे या इसका PDF चाहिए या फिर आप रेगुलर चाहते हैं कि अब भी कोर्स आपने नहीं करा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस चल जाता है, रिकॉर्डेड मिल जाता है, यानी आपने जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता है, PDF नोट्स मिल जाता है, चैट का सपोर्ट मिल जाता है। इन सब चीज़ों करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।